आवृत्तबीजी पादपों में जनन और विकास, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज का मुख्य बिंदु है भ्रूणपोष का विकास, परागण और निषेचन। भ्रूणकोष का विकास या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मेगास्पोर मदर सेल जो कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मेगास्पोर का निर्माण होता है। इस क्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण आर्कीस्पोरियम में होता है। आर्कीस्पोरियम की बाह्य त्वचा के नीचे की कुछ कोशिकाएं, ये सबसे बाहरी स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर की जितनी भी कोशिका है इसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, में कोशिका द्रव्य सघन हो जाते हैं और गाढ़े हो जाते हैं। इस कोशिका को प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इसी प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्राइनल विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये दो कोशिका बनाते हैं। जिसके आउटर कोशिका को प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे की कोशिका को प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल बाह्य त्वचा का निर्माण करते हैं, परिधि की भित्ति का निर्माण करते हैं। और प्राइमरी पैराइटल सेल में प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल 4 कोशिका बनाते हैं। चार कोशिका लिनियरी टेट्राड क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लिनियरी टेट्राड 4 का रेखीय क्रम में व्यवस्थित होना लिनियरी टेट्राड कहलाता है। और इन चारों कोशिका को मेगास्पोर कहते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर अंत में बचता है। तीन मेगास्पोर नष्ट हुए और 1 मेगास्पोर जो बचा उसको क्रियात्मक या फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये 3 जो नष्ट हुए मेगास्पोर है इसको डीजनरेट
डीजनरेट मेगा स्पोर कहते हैं। ये 3 मेगा स्पोर नष्ट इसलिए होते हैं कि तीनों मेगा स्पोर नष्ट होने के बाद एक मेगा स्पोर को पोषण प्रदान करते हैं, जिससे एक मेगा स्पोर सक्रिय रूप से क्रियात्मक बना रहे। और जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसका आकार बड़ा होता जाता है। इसका आकार बड़ा हो जाता है। फंक्शनल मेगा स्पोर का आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के बाद इस मेगा स्पोर में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। तीन बार समसूत्री विभाजन होने के पश्चात ये मेगा स्पोर न्यूसेलस में बड़े हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं और 3 बार विभाजन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्रक बनते हैं। 3 बार विभाजन होगा तो 8 केंद्रक बनेंगे। उसको भी देख लीजिए कैसे बना। 1 केंद्रक है, प्रथम विभाजन 2 केंद्रक बने, द्वितीय विभाजन में 4 केंद्रक बने, तृतीय विभाजन में 8 केंद्रक बने। इस प्रकार से समसूत्री विभाजन होते जाता है और 8 केंद्रक बनते हैं। अब जो 8 केंद्रक है, क्योंकि ये पूरे कोष पर फैले हुए हैं, तो इनका अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट होता है, इसमें 3 केंद्रक नीचे की ओर 2 केंद्रक यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर एक बड़ा केंद्रक होता है। इस प्रकार से 3 केंद्रक 3 कोशिकीय संरचना बनाते हैं। और माइक्रोफाइल की ओर 3 केंद्रक इसके ऊपर चलाजा रीजन की ओर, और जिसमें 2 केंद्रक मध्य में आते हैं और आपस में फ्यूजन करते हैं और एक डिप्लॉइड केंद्रक बनाते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 और 3 6 और एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना वाला कोष बनता है। इसी कोष को एम्ब्रियो से या भ्रूण कोष कहते हैं। इसके ऊपर के जो कोशिका है उनको एंटीपोडल सेल, बीच की जो कोशिका है केंद्र में है, इसको पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे की जो कोशिका है इसकी बड़े कोशिका को अंड कोशिका या एग सेल, नीचे की जो कोशिका है उनको सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिका। इनको दोनों को एक साथ एग एपरेटस कहते हैं। एक साथ दोनों को एग एपरेटस, अंड उपकरण के नाम से जानते हैं। एक एम्ब्रियो से का संरचना बनता है, तो एम्ब्रियो से में मुख्यतः 7 कोशिका और 8 केंद्र की संरचना है। ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाइड जो है वो डिप्लॉइड है, 2 केंद्रक आपस में संयुग्मन किए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर
दो केंद्रक आपस में मिले हुए हैं तो 8 केंद्रक, और कोशिका 1 2 3 3 6 और 1 7 कोशिका की संरचना। ये एक भ्रूण पोष की संरचना हुआ। इसके पश्चात परागण, सेकंड बिंदु है परागण। पॉलिनेशन अंग्रेजी में इसको बोलेंगे परागण या पॉलिनेशन। एंथर हुआ और ये जो है गाइनोइशियम, यहीं पर बीजांड रहता है और बीजांड के अंदर रहता है एम्ब्रियो सेक। अब एंथर के अंदर पराग कोश है, अब उस पराग कोश से पराग कण का स्टिग्मा तक आने की क्रिया, परागकण का स्टिग्मा तक आने की क्रिया को बोलते हैं परागण। यह क्रिया उसी पुष्प के एंथर से उसी पुष्प के स्टिग्मा में आ सकते हैं, या फिर उसी एक ही पौधे के एंथर से दूसरे पुष्प में जा सकते हैं, या फिर एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जा सकते हैं। वो समान जाति के भी हो सकते हैं और असमान जाति के भी हो सकते हैं। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको परागण कहते हैं। परागण की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होता है। एक स्वपरागण, स्वपरागण में उसी पुष्प के परागकोश उसी पुष्प के एंथर में स्टिग्मा में जाकर गिरता है। इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। पुष्प एक ही रहेगा, इसके लिए पुष्प द्विलिंगी होता है, और द्विलिंगी होगा तो एंथर के अंदर, चूंकि इसको हम काट के देखें तो कल चर्चा किए थे कि प्रत्येक एंथर में 4 लोब होते हैं, और इन 4 लोब को, इसको हमने नाम दिया था पॉलन सेक, परागकोश। इसमें बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म कण बनते हैं जिसे परागकण कहते हैं, और ये परागकण जब फूटता है परागकोश तो निकलते हैं, निकलने के बाद विभिन्न माध्यमों से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्वपरागण होता क्या है, उसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा में, या एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश दूसरे पौधे के पुष्प में जाकर गिरता है। पौधा एक ही है तो उसमें जाकर गिरेगा, तब इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण को ऑटोगेमी। या सेल्फ पॉलिनेशन। इसके लिए कुछ अनुकूलताएं हैं कि पौधे तो है वो द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण उन्हीं पौधों में हो सकता है जो द्विलिंगी होते हैं। पौधे के जो पुष्प है प्रायः छोटे होते हैं और गंधहीन
जिसमें खुशबू नहीं होती, ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होता है। पुष्प में मकरंद उत्पन्न नहीं होता। मकरंद मतलब एक प्रकार का उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ है, बहुत ही खुशबू प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मकरंद उत्पन्न नहीं होता और इस प्रकार के पुष्प अधिकतर हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। जो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं उसको क्लिस्टोगेमस पुष्प कहते हैं। क्लिस्टोगेमस ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कक्षा 12वीं में ना, जो पुष्प सदैव बंद रहता है या खालिस्तान पुष्प है या फिर ऑप्शनल में, तो उसमें क्लिस्टोगेमस पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। इस प्रकार के जो पुष्प है उसमें स्वपरागण होता है। फिर स्वपरागण से लाभ, इनके क्या क्या लाभ हैं? स्वपरागण से कम मात्रा में परागकण अधिक फीमेल फ्लावर को परागित कर सकता है, एक लाभ। दूसरा है कि इसमें एक द्विलिंगी पादप होना चाहिए और इसमें शुद्ध नस्ल वाले बीज प्राप्त होते हैं। पुष्पों में रंग, सुगंध या मकरंद स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती और जिन पुष्पों में स्वपरागण नहीं होता वहां पर परपरागण होने की परपरागण द्वारा निषेचन होता है। ये तो लाभ हुआ। फिर स्वपरागण के हानि, स्वपरागण में हानि ये होता है कि पहला तो है कि इसमें जो पुष्प में बीज बनते हैं उनकी संख्या कम होती है और बीज वो अस्वस्थ होते हैं, अर्थात उसको हम ऐसे कहें कि पूरे बीज अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसे बीज बनते हैं, बीज छोटे होते हैं, बीज हल्के होते हैं और उसमें एक ही प्रकार के गुण वाले पौधे उत्पन्न होंगे, अर्थात दुर्बल और अस्वस्थ पौधे उत्पन्न होंगे और पादप विकास की संभावनाएं घटती है। पादप विकास की संभावनाएं घटती है जिससे नए पादप की विकास नहीं हो पाती। यह स्वपरागण। दूसरा परपरागण या एलोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण का मतलब है कि एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर गिरता है, तब उस क्रिया को परपरागण कहते हैं। इसमें समान जाति हो सकता है या दूसरे उपजाति के पौधों की स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं परपरागण या एलोगेमी। इसके लिए कुछ अनुकूलताएं हैं। डार्विन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि परपरागण के लिए प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे होना चाहिए, क्योंकि पूरे पौधे में दो ही प्रकार के परागण हो सकते हैं, एक तो स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो परपरागण के लिए कुछ अनुकूलताएं, तो पौधे में स्वयं बंध्यता। स्वयं बंध्यता का मतलब होता है प्रकृति में कुछ ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जिनके परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जब गिरते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते। जैसे एक ही पुष्प है, यदि इनके परागकण इसी पुष्प पर आकर गिरे
इसी पुष्प के स्टिग्मा पर, तो परागकण अंकुरित नहीं होगा, किंतु यही परागकण की दूसरे पुष्प पर जाके गिरता है, तब वो अंकुरित हो सकता है। इसको बोलते हैं स्वयं बंध्यता, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि पौधे एक लिंगी होना चाहिए, एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब या तो एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्प बनता हो, एक नर पुष्प और दूसरा मादा पुष्प। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, लौकी, कद्दू, इसमें जो पुष्प बनते हैं एक ही पौधे पर दो पुष्प बनते हैं, एक नर पुष्प और दूसरा मादा पुष्प। इस प्रकार के कंडीशन को बोलते हैं मोनोइसियस कंडीशन, एक लिंगाश्रयी। दूसरा है कि एक पुष्प, एक ही पुष्प में, उसको ऐसे कहें उभयलिंगी में, कि अलग अलग पौधे में अलग अलग पुष्प बनता हो, एक पौधे में नर पुष्प और दूसरे में मादा पुष्प बनता हो। इस प्रकार की जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं डायोसियस, मतलब उभय लिंगता। तीसरा कंडीशन है बंधन युक्ति, हार्कोगेमी। हार्कोगेमी का मतलब है बंधन युक्ति, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके नर जननांग और मादा जननांग के बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न हो, या अवरोध ही कहेंगे उसको, अवरोध उत्पन्न हो, जिससे परागकण स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। एक पौधा इसमें जैसे आक, क्लेरोट्रॉपिस प्रोसेरा और ग्लोरियोसा सुपरबा, इनके परागकोश के फूटने के बाद परागकण को निकलने के लिए कीट या पतंग की आवश्यकता होती है, वो स्वयं नहीं निकल सकता। नेक्स्ट, बंधन युक्ति के बाद प्रगुणता, अगला कंडीशन इसमें है, अनुकूलता है। प्रगुणता, प्रगुणता का मतलब है कि एक पौधे के परागकोश यदि उसी पौधे के स्टिग्मा पे गिरते हैं तो वह शीघ्र अंकुरण नहीं होता, किंतु यदि वो दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर गिरते हैं, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो वो जल्दी से अंकुरित हो जाता है, जिसके कारण से पर परागण होने की संभावना ज्यादा होती, इसे प्रगुणता कहते हैं। इसके बाद है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब कभी कभी हमने ये देखा कि स्वपरागण जिस पौधों में होता है उसमें परागकोश और स्टिग्मा अर्थात फीमेल फ्लावर दोनों एक ही समय पर मैच्योर्ड होते हैं, परिपक्व होते हैं, किंतु पर परागित वाले पौधे में ये कंडीशन बिल्कुल भिन्न है, भिन्न काल पक्वता। या तो पहले यदि फीमेल फ्लावर परिपक्व होता है और मेल फ्लावर बाद में परिपक्व हुआ, इस कंडीशन को बोलते हैं, एक कंडीशन है ये, है ना, पौधों में पाया जाता है, जिसको बोलेंगे स्त्री पूर्वता, अंग्रेजी में है प्रोटोगीनी। यदि फीमेल फ्लावर पहले परिपक्व होता है और मेल फ्लावर बाद में, तब इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगीनी, स्त्री पूर्वता। दूसरा कंडीशन ये है जब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से पहले परिपक्व होता है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं पुंग पूर्वता या पोटेंड्री। दूसरा कंडीशन होगा पोटेंड्री। इस प्रकार से यदि मैच्योर्ड होते हैं, एक आगे होगा एक पीछे होगा, तो पर परागण की संभावना बनी रहती है। इसके बाद है विषम वर्तिकाग्रता। कभी कभी पुष्पों में ये देखा गया है कि फ्लावर के जो वर्तिकाग्र की लंबाई कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं। इस प्रकार से विषम वर्तिकाग्रता की स्थिति होती है, अलग अलग लंबाई के स्त्रीकेसर बनते हैं, इसमें भी पर परागण की संभावना होती है।
फिर पर परागण की विधि, कौन कौन से कंडीशन में पर परागण होता है, क्योंकि पर परागण में यहां से अगर एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पे जाना है, इसके लिए कुछ न कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प में आता है स्वपरागण में, तो कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं है। तो पर परागण के लिए कुछ न कुछ माध्यम चाहिए, और इसी के आधार पर परागण के प्रकारों में बांटा गया है। पहला, वायु परागण। पर परागण में कंडीशन है, एक प्रकार है वायु परागण। वह परागण है इसमें परागकण वायु के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे, अब वो दूसरे पुष्प के कहीं पर भी जाना है उसको, उसके लिए माध्यम का आवश्यकता है वायु। तो वायु के द्वारा परागण होता है। इसमें कुछ अनुकूलताएं हैं वायु परागण के लिए कि किस प्रकार के पौधे होगा। इसके लिए पुष्प छोटे होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, आकर्षणहीन, और उसमें मकरंद नहीं बनता। ऐसे पुष्पों में वायु परागण होता है। इसमें बहुत अधिक संख्या में परागकण बनते हैं और परागकण का स्थानांतरण एक समय में बहुत सारे परागकण निकलते हैं। भाई वायु जब चलेगी तो परागकोश जैसे ही फूटा, परागकोश की स्फुटन हुआ। हमने कल परागकोश का संरचना देखा, अब परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकण है। जैसे ही स्टोमियम टूटता है, परागकोश से बहुत सारे परागकण बाहर निकलते हैं, और ये परागकण वायु के माध्यम से अगर वायु चलेगी तो एक साथ बहुत सारे परागकण पहुंचते हैं। इसके लिए परागकण को हल्के होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, अब आसानी से उड़ सके। कुछ परागकण पक्ष युक्त होते हैं, उसमें पंख पाए जाते हैं जिससे वो उड़ सकता है। जैसे चीड़, एक पौधा है पाइनस, वो है जिम्नोस्पर्मिक पौधा, उसमें परागकोश में पंख होते हैं छोटे छोटे, जिसके माध्यम से वो उड़ सकता है। और परागकोश मुक्त दोली होना चाहिए। मुक्त दोली होने से परागकोश हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, जिस जैसे ही फटती है तो हवा के माध्यम से उड़ते हैं। तो धान कुल के जितने भी पौधे हैं, घास कुल वाले, धान, मक्का, जई, जौ, बाजरा और घास, इनके जो परागकोश है वो वायु के माध्यम से पहुंच जाते हैं। पतझड़ के तुरंत बाद इसमें पुष्प पैदा करते हैं, पतझड़ के तुरंत बाद, ताकि जो पत्तियां ना आए, क्योंकि पतझड़ के बाद पत्तियां आती है और पत्ती जो है परागण में और उत्पन्न करते हैं। इसलिए पुष्प पतझड़ के तुरंत बाद पुष्प उत्पन्न करते हैं और परागण संपन्न करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन होना चाहिए कि जो उनके स्टिग्मा होते हैं वो सामान्यतः रोमीय होना चाहिए या फर्दरी स्टिग्मा, जिससे परागकोश आके उसमें फंस जाए। हवा के माध्यम से हवा चलेगी, परागकोश उड़ा वहीं पर फंस जाए, क्योंकि हेयरी होगा, छोटे छोटे हेयर्स होंगे तो वहां पर परागकण आके फंस जाएंगे। ये कुछ कंडीशन है जिसके माध्यम से वायु परागण होता है। दूसरा इसमें प्रकार है जल परागण। अब परागकण को एक पुष्प के एंथर से निकलकर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसका माध्यम क्या होगा? जल होगा, और जल के माध्यम से परागण करता है। तो इस प्रकार के परागण को जल परागण कहते हैं। अब यह मुख्यतः जलीय पादपों में होता है, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला इत्यादि पौधे हैं जिसमें होता है। इसके बाद नेक्स्ट जंतु परागण।
जब परागण की क्रिया जंतुओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जिसके माध्यम से, जैसे नर पुष्प से परागकण निकले एंथर से, और वो विभिन्न जंतुओं के माध्यम से स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जंतु परागण का पहला पॉइंट, कीट परागण। जब परागण की क्रिया कीट के माध्यम से, छोटे छोटे कीड़े होते हैं या बड़े कीड़े हो सकते हैं, कीट पतंगों के माध्यम से होते हैं, तब इस क्रिया को कीट परागण कहते हैं। इसके लिए पुष्प में कुछ ऐसे लक्षण होना चाहिए जिससे कीट वहां तक पहुंचे। तो पुष्प सबसे पहला है कि उसमें आकर्षक होता है, रंगीन होता है। पुष्प बड़े आकार के होते हैं। पुष्प गंध उत्पन्न करता है। पुष्प मकरंद का स्राव करता है। अब मकरंद को प्राप्त करने के लिए ही कीट पुष्प पर जाकर बैठते हैं। जैसे पुष्प पर जाके कीट बैठा तो परागकण अगर फूटा हुआ है तो परागकण उस कीट के पंख में या कीट के पैर में चिपक जाते हैं, और एक कीट जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंचता है तो आसानी से परागकण वहां तक स्थानांतरित हो जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण लक्षण है कि पुष्प रंगीन, आकर्षण और गंध युक्त होना चाहिए। आपको याद होगा रात्रि में जो खिलने वाले पौधे हैं, रात्रि, इन पौधों में प्राय कीट परागण होता है, जैसे रात रानी, रजनी गंधा, इसमें हमेशा कीट परागण होता है। और बाइलेबिएट फ्लावर होते हैं, फैमिली लेबिएटी के जितने भी फ्लावर होते हैं, तुलसी, साल्विया, इनमें बाइलेबिएट फ्लावर होते हैं, इसमें भी कीट परागण ही होता है। एक पुष्प होगा रेफ्लेशिया, सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ा पुष्प है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। इसमें भी कीटों के द्वारा ही परागण होता है, पर पहले लोग ऐसे मानते थे कि इसमें हाथियों के द्वारा परागण होता होगा, हाथी के माध्यम से परागकण वो रेफ्लेशिया के स्टिग्मा तक पहुंचता होगा। पर अध्ययन से पता चला है कि इसमें भी कीटों के द्वारा होता है। कीट के बाद अगला परागण है ऑर्निथोफिली परागण। ऑर्निथोफिली परागण। ऑर्निथोफिली परागण मतलब पक्षियों के माध्यम से। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें परागण पक्षी के माध्यम, पक्षी एक पुष्प में बढ़ के दूसरे पुष्प पर जाता है, जैसे सेमाल, बबूल और बिग्नोनिया इत्यादि के पौधे हैं जिसमें पक्षियों के माध्यम से कीट पराग, क्योंकि पक्षी जब वहां जाते हैं कुछ मकरंद प्राप्त करने के लिए उनके चोंच में चिपक जाते हैं परागकण, और एक पुष्प में बैठा फिर दूसरे पुष्प में जाकर बैठा, इसलिए परागकण यहाँ से वहां एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ट्रांसफर हो जाते हैं। चीरोपटेरी फिली अगला है, चीरोपटेरी फिली। चीरोपटेरी फिली, इसमें पक्षी के माध्यम से। और चीरोपटेरी फिली में चमगादड़, ये भी एक जीव है चमगादड़। तो ये कदम और कचनार के पौधों में प्रायः चमगादड़ के माध्यम से ही परागण क्रिया संपन्न होता है, क्योंकि लोग पुष्पों को खाने के लिए जाते हैं और अनजाने में ही परागकण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर मेलकोफिली परागण, मेलको नंबर 4, मेलको फिली। मेलकोफिली परागण, मेलकोफिली में घोंघा, तो घोंघों के माध्यम से जब परागण क्रिया संपन्न होती है तब इसको मेलकोफिली परागण कहते हैं। आर्किड के पौधों में इस प्रकार के परागण देखा गया है।
फिर इसके लाभ और हानि, पर परागण के लाभ और हानि दोनों चीज देखेंगे यहाँ पर परागण का लाभ होता ये है कि इससे नई जाति के पौधे उत्पन्न होते हैं, नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है। पर परागण से उत्पन्न पौधों से बने पौधे सुंदर, मजबूत और स्वस्थ होते हैं। बीज की संख्या अधिक होती है, बालियां और फल अधिक बनते हैं और विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। क्योंकि जब एक अलग जाति के पुष्प के परागकण दूसरे जाति के पुष्प के स्टिग्मा पर जाएगा तो उसमें दो गुणों का मिश्रण होगा, अब एक नए जाति के पौधा बनेगा। ये पर परागण का महत्व है। मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ स्वपरागण और कुछ पर परागण करके, इसलिए अलग अलग प्रकार के वैसे उन्होंने तैयार। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया। क्रॉस कराया मतलब पर परागण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनसे जो पौधे प्राप्त हुए नए कलर, इसमें रेड फ्लावर है एक पौधे में, दूसरे में व्हाइट फ्लावर, और तीसरा पौधा प्राप्त होगा। एक ही पौधा है, मान लेते हैं ये मिराबिलिस जलापा है। अब मिराबिलिस जलापा के रेड फ्लावर और दूसरा व्हाइट फ्लावर, दोनों को जब क्रॉस कराया ऐसे पौधे, पुष्प वाले पौधों को, तो तीसरा प्राप्त होता है पर्पल। एक नया लक्षण उत्पन्न हो गया। देखिए बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। ये मेंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट रहा, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। तो पर परागण से लाभ होता है। फिर इसके हानि भी है। पर परागण के लिए पादपों को माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल या जंतु। कीट हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, है ना। कभी कभी मनुष्य भी परागण में मदद कर देता है। यहाँ पुस्तक में नहीं दिया पर बता देता हूँ, मनुष्य कैसे परागण में मदद कर देता है। मनुष्य एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है और वहां से काम करने के बाद वो दूसरे एग्रीकल्चर फील्ड में गया, तो अनजाने में ही उसके हाथ पैर में पहले वाले एग्रीकल्चर फील्ड के परागकण चिपक गए हैं। अब वो दूसरे एग्रीकल्चर फील्ड में गया तो वो परागकण वहां गिर गया और वहां के जो पौधे हैं उनके स्टिग्मा पर जाके गिर गया। तो मनुष्य भी परागण में इनडायरेक्ट रूप से ही मदद करता है। अभी एक चीज और बताऊंगा आगे मैं। ये तो पहला है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, अगर माध्यम नहीं है तो पर परागण संभव नहीं होता। इसके लिए अधिक परागकण की आवश्यकता होती है। अभी जैसे हमने देखा कि वायु परागण में जब परागकण का स्फुटन हुआ तो वायु के साथ बहुत सारे परागकण उड़ के चले गए और कुछ ही परागकण परागण में भाग लिया, बाकी परागकण नष्ट हो गए। सभी परागकण भाग नहीं लिए, नष्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे परागकण की आवश्यकता होती है। इसमें पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है, क्योंकि नए पौधे पुष्प बनते हैं। पुष्पों को आकर्षण बनाने के लिए जंतु इन पर आकर्षित हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे हम गुलाब वगैरह पुष्पक देखते हैं, गुलाब में परागण सामान्यतः कीटों के द्वारा होता है। कैसे होगा, एक कीट है जैसे मधुमक्खियां या दूसरे, और वो आके गुलाब फूल में बैठा, वहां से वो दूसरे गुलाब फूल गए, तो कीटों के माध्यम से, उनके पंखों के माध्यम से पैरों में चिपक, क्योंकि अधिकतर कीट जो होते हैं उनके पैर रोएदार होता है। सामान्यतः जो अधिकांश कीट हैं उनके पैर रोएदार, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और छोटे छोटे हेयर्स होने के कारण उसमें परागकण चिपक जाते हैं। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, तो गुलाब में इस प्रकार कंडीशन होता है। इसके बाद एक है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण होता ही है कि मनुष्य आजकल आधुनिक युग में मनुष्य अपने इच्छानुसार पौधा तैयार करने के लिए अपने मर्जी से परागण कराता है कि कौन से पौधे का परागण किस पौधे की स्टिग्मा में डाला जाए जिससे नए गुण वाले पौधे प्राप्त हो। और इस प्रकार से कृत्रिम, इस विधि को कृत्रिम परागण कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारा देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। हरित क्रांति आई है कृत्रिम परागण से। धान, गेहूं, मक्का, आलू, प्याज, टमाटर, इतने आप देखते हैं आज के हाइब्रिड वाला, ये सब
कृत्रिम परागण के माध्यम से संपन्न हुआ। और यदि 2-1 साल हुआ है, धान की 2 प्रजाति आई है। धान की कुछ प्रजाति के नाम है, उसको नाम से जानते हैं, नर और नारी ना। उसको लगाने की प्रक्रिया क्या है? यदि हम 4 फीट चौड़े एरिया ले लें, 4 फीट चौड़े, इसमें धान लगाएं, उस कौन सी प्रजाति के धान को लगाएंगे? नारी। और 1 फीट चौड़े एरिया लेंगे, वहां पर कौन से धान को लगाएंगे? नर। फिर 4 फीट में नारी और फिर नर। जब उसमें परागण क्रिया कराना होता है, परागण मतलब पॉलिनेशन, एक परागकण को स्टिग्मा तक पहुंचाने की, तो उसके लिए क्या करते हैं किसान? सीख गया पूरा टेक्नोलॉजी कि सबसे पहले किसान क्या करता है, सुबह के 9 से 11 बजे धान में परागण की जो क्रियाएं होती है, सामान्यतः प्राकृतिक रूप से भी तो धान में परागण की क्रिया संपन्न होती है, वो सुबह 9 से 11 बजे होती है। तो सुबह 9 से 11 बजे के बीच किसान क्या करता है, वहां पर खेत में जाता है और जो नर वाले जो पौधे के पंक्ति है जो 1 फीट लगा हुआ है, उसको डंडा से या हाथ हिलाता डुलाता है ऐसे, जिससे परागकण वहां से उड़ के कहां तक पहुंचे? जो नारी वाला धान लगा हुआ है वहां तक ऐसे पहुंच गया, दोनों एरिया में। और इस प्रकार से वो कृत्रिम परागण ही है जो मनुष्य, और उस धान का उत्पादन हम जो सामान्य धान लगाते हैं उससे कई गुना अधिक है, उसका मूल्य भी बहुत अधिक है। मैं एक किसान से मिला था धमतरी के एरिया का, वो 1 एकड़ में धान लगाया था, नर और नारी। 1 एकड़ में लगभग 75,000 रुपए का धान बेचा है 1 एकड़ में, तो नर नारी धान लगाया था। तो उसको उत्पादन अधिक होता है, इसलिए हमारा देश जो है आत्मनिर्भर हुआ है धान के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में, है ना। 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है, मतलब पर्याप्त धान है हमारे यहाँ। छत्तीसगढ़ में और भी ज्यादा है। इसके बाद स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण में एक ही पौधों के नर और मादा पुष्प के बीच परागण होगा, और परपरागण में अलग अलग पौधे होंगे। स्वपरागण में पौधे के द्विलिंगी होना जरूरी है, परपरागण पौधे एक लिंगी होते हैं। स्वपरागण में पुष्प में पौधे का जो पुष्प है वो आकर्षक, रंगहीन, गंधहीन होते हैं, जबकि परपरागण में पौधे आकर्षक, रंगीन और गंधयुक्त होते, मकरंद उत्पन्न करते हैं। परपरागण से दुर्बल और अस्वस्थ, स्वपरागण से दुर्बल और अस्वस्थ पौधे प्राप्त होते हैं, परपरागण से स्वस्थ और तंदुरुस्त या स्वस्थ पौधे प्राप्त होंगे, अच्छा किस्म वाले पौधे प्राप्त होंगे, इसको अपन कहेंगे। इस प्रकार से हमने आज देखा आवृतबीजी पादपों में जनन विकास का, भ्रूण कोष का विकास, परागण में स्वपरागण और परपरागण, इनके लाभ हानि और दोनों अंतर। थैंक यू।